जैसे पिछले सैम्पल क्वेश्चंस जो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में, अगर आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस देख लिए तो आपको लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि सबसे मेन कराने चाहिए वो मैंने करा दिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कभी भी कूलर से मच्छर पे फोर्स नहीं लगती। कूलर हवा फेंकता है और उस हवा में मच्छर को फोर्स लगती है। वैसे ही किसी मास के कारण दूसरे मास पे फोर्स नहीं लगती। मास अपने चारों ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरे मास को फोर्स लगता है। सो इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। कभी भी एक मास डायरेक्टली दूसरे मास को अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता। वो तो सिर्फ फील्ड क्रिएट कर सकता है, उस फील्ड में दूसरे मास पे फोर्स लगती है। रिमेंबर, ये अल्ट्रा बारीक आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल गई, या कहें रियल फंडा है। यस, मास फील्ड पैदा करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में बाकी मासेस को फोर्स लगती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इज इट फाइन? तो इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हैं, या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे कितनी होती है उसको समझने वाले हैं। इज इट फाइन? चलिए हम देखें इसे हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पे, पूरी इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जा रही है। डेफिनेटली सोर्स होंगे, बहुत सारे मास होंगे इधर उधर, उन सब के कारण इस पूरे इलाके में, इस पूरी जगह पे, इस पूरे स्पेस रीजन में कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है उन सोर्सेस के कारण, उन मासेस के कारण जो यहां दिख नहीं रहे। और मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक वैसे ही मुझे ये चाहिए कि ये जो कूलर की हवा है, उस हवा की जो इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पे कितनी है। उस कूलर की हवा की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी है ये मुझे पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक टेस्ट मच्छर रखूंगा, उस मच्छर पे फोर्स निकालूंगा उस कूलर की हवा में, उस फोर्स को उस मच्छर के मास से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वहां पर उस कूलर के हवा की इंटेंसिटी कितनी है। अब आप बोलेंगे मच्छर के मास से क्यों डिवाइड किया? मच्छर के मास से इसलिए डिवाइड किया कि यहाँ मच्छर की जगह अब अगर मैंने खली को रख दिया और खली पे अगर फोर्स लग रही है तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे खली को रखा, हवा के कारण जो यहाँ पर जो भी हवा की इंटेंसिटी है के कारण जो खली पे फोर्स लग रही होगी, उस हवा के कारण डिवाइड बाय खली का मास, उसने इस पॉइंट पे उस हवा की इंटेंसिटी दी। और ये हवा की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे खली थोड़ा डिसाइड करेगा, मच्छर थोड़ा डिसाइड करेगा, वो तो कूलर डिसाइड करेगा। कूलर से इस पॉइंट की दूरी डिसाइड करेगी। अगर कूलर ज़्यादा पावर का है तो इसी पॉइंट पे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कूलर की हवा की। अगर कूलर से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा पॉइंट लेकर तो वहाँ पर इंटेंसिटी घट जाएगी कूलर से। तो मतलब किसी भी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर जो हम लोगों ने एक ऐसे ही फालतू सा एग्जाम्पल ले रखा है, कूलर की हवा की इंटेंसिटी, वो किस पे डिपेंड करेगी? कूलर की कितनी पावर है, कितनी पावर से वो बेसिकली हवा फेंक रहा है, प्लस उस कूलर से कितनी दूरी है, वो यहाँ की इंटेंसिटी डिसाइड करेगी। और यहाँ पर आप बोलेंगे नहीं, हवा की कोई इंटेंसिटी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर अपने बाल रखूंगा, बाल उड़ेंगे तो इसके किसने हिलाए? डेफिनेटली यहाँ हवा दिख तो नहीं रही लेकिन बाल हिलते हुए दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे हाँ, यहाँ पर कूलर की हवा की इंटेंसिटी है। और अगर यहाँ पर कूलर की हवा की इंटेंसिटी कुछ है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी निकालना है वो कैसे निकलेगी। किसी भी बॉडी को रखेंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स से उस मास को डिवाइड कर देंगे उस बॉडी का, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी आनी चाहिए वो बॉडी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए जो यहाँ रखी है, रादर कूलर पे और कूलर से दूरी पे, इसलिए डिवाइड बाय मास किया। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं इस P पॉइंट पर एक टेस्ट मास रखूंगा और इस टेस्ट मास पर मैं देखूंगा किस तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मान लीजिए इस तरफ को लग रही है। और अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, वो होगी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डिवाइड बाई टेस्ट मास।
और डिवाइड बाय टेस्ट मास से क्या हुआ, उस मास का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी तो सोर्सेस के कारण होगी जिन्होंने यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तय की है, वहां ये टेस्ट मास का कोई काम नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट मास तो किसके लिए, टेस्ट करने के लिए कि वहां की इंटेंसिटी कितनी है, उसमें इस मास का क्या काम है, क्या इसने इसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं टेस्ट मास की, नहीं, किसकी, बाकी मासेस की। तो क्या उसमें टेस्ट मास आना चाहिए उस फॉर्मूले में, नहीं, उसमें कौन आना चाहिए, जो फेंक रहे हैं सोर्सेज उनके मासेस आने चाहिए, उनसे दूरी आनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, मतलब समझाने का एक तरीका है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पर हमें पता लगा कि यहाँ पर पी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी फोर्स ऑन द टेस्ट मास केप्ट देयर डिवाइड बाय टेस्ट मास। यस, इसके एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर केजी, जो यहीं से पता लग गई आपको, फोर्स बाय मास न्यूटन पर केजी। यस और नो, यस। इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। टेस्ट मास को जिस भी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। इसलिए आज के बाद जब भी मैं कहीं पर पूछूं आपसे कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओ, ऐसे ही अपने दिमाग से कोई भी डायरेक्शन मत बताने लग जाना, वहाँ एक टेस्ट मास रखना, देखना उससे कहाँ पर धक्का लग रहा है, और जहाँ पर धक्का लग रहा है वो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी उस जगह पे। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यस, यहाँ से हमें पता लगा, ये रहा पी पॉइंट जहाँ पर टेस्ट मास रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो यहाँ को लग रही है तो इंटेंसिटी यहाँ को है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को लग रही है तो मतलब इंटेंसिटी यहाँ को है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को लग रही है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ को है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इधर को लग रही है, इंटेंसिटी यहाँ को है। इज इट ओके? जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। यस, डायरेक्शन पता लग गया, टेस्ट मास को जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होती है। इज इट ओके? अब यहीं पर हम लोग एक काम करते हैं, सोर्स मास ले लेते हैं। मान लीजिए ये वो सोर्स मास है या एक पॉइंट मास है, ये ना मैंने पॉइंट मास ले लिया। इस पॉइंट मास जो कि सोर्स मास है से r दूर, यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सो इस m मास से, स्मॉल m मास से मुझे r दूर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मैंने अभी भी सिखाया स्टेप 1, वहां क्या रखें, एक टेस्ट मास। चलिए रख देते हैं यहाँ पर टेस्ट मास, इस पर फोर्स निकालते हैं। यस, ये कैपिटल, यस ये स्मॉल m, इस m नॉट को कितने से खींचेगा, यस वो फोर्स कितनी होगी, कैपिटल G, पहला वाला मास दूसरा वाला मास बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या आ गया, फोर्स किस पे, टेस्ट मास पे, किसके कारण, सोर्स मास के कारण। सोर्स मास कौन, जिसकी इंटेंसिटी निकालनी है, उसके लिए करना क्या पड़ा, मजबूरी में एक टेस्ट मास रखना पड़ा और उस टेस्ट मास पे फोर्स निकालना पड़ा। इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट मास, फोर्स तो निकाल ली, डिवाइड बाय टेस्ट मास कट गया, और अब जो हमारे पास आया वो इंटेंसिटी है, बिकॉज इट इज फोर्स बाय टेस्ट मास, और इंटेंसिटी आ गई। और उसमें देखिए एम नॉट कट गया, क्योंकि वो टेस्ट मास की थोड़ी इंटेंसिटी है, वो किसकी है, सोर्स मास की। और हमें पता लगा इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट मास से r डिस्टेंस दूर इज gm/r²। डायरेक्शन क्या, यस ये वाला मास इस m नॉट को अपनी ओर खींचेगा। यस, अगर इसको मैं r कैप मानूं कि ये वाली डायरेक्शन r कैप है तो ये माइनस r कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस r कैप। सो इसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप होगी, आप समझ गए होंगे, आर कैप के उल्टा इस पर्टिकुलर केस में। और यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। यस, ये जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, जो हमें यहां से पता लगा कि जो भी इंटेंसिटी है एक पॉइंट मास के कारण वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इंटेंसिटी जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकला भाई, और हमें पता लगा ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकला है। और अगर आप इंटेंसिटी को डायरेक्शन के साथ चाहते हो कि वो डायरेक्शन भी उसमें हो, तो इंटेंसिटी क्योंकि आर के उल्टा है, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव में भी बना सकते हो ऐसे करके आर के साथ। अब ये इंटेंसिटी वेक्टर का आया है आर के साथ, आप समझ गए होंगे, इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का आर के साथ ये। और कई बार अगर सारे ऑप्शन ऊपर के हैं तो ये मान लेंगे कि उसने मैग्नीट्यूड का ही बनाया है, और अगर कुछ नीचे है और कुछ ऊपर है तो इसका मतलब है इस समय वो वेक्टर के रूप में ट्रीट कर रहा है, नीचे बनाना पड़ेगा। तो ये मैं जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ ये बड़ी बड़ी बातें हैं जहाँ पर आप फंसते हैं। अगर ग्राफ में सारे ग्राफ ऊपर बनाए हैं तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी और आर के बीच में जो ग्राफ है उसमें उसका मैग्नीट्यूड और आर के बीच में वो ग्राफ चाह रहा है। लेकिन अगर उसमें कुछ ग्राफ नीचे हैं और कुछ ऊपर है तो इसका मतलब इस बार वो वेक्टर की डायरेक्शन को भी लेना चाहता है। और इस समय अगर डायरेक्शन को भी लेंगे तो आपको पता है आर वेक्टर के उल्टा है, हमारा इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो आर कैप के उल्टा है, इसलिए इंटेंसिटी नेगेटिव होगी, और आपको इन्वर्स
जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के ये वाला ग्राफ आपका बनना चाहिए। मोर ओवर ये रहा हमारा मास m, यहाँ से r दूर यहाँ की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड g m बाई आर स्क्वायर, यहाँ से r दूर यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड g m बाई आर स्क्वायर, यहाँ से r दूर यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड g m बाई आर स्क्वायर, यहाँ से r दूर यहाँ की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड g m बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इस m मास से जो कि सोर्स मास है r दूर अगर मैं एक स्फेयर बनाऊं उस पूरे स्फेयर पे हर जगह पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए हम कहते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। किसी भी पॉइंट मास के कारण इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब उससे r दूर पर एक स्फेयर बना जाए तो स्फेयर बनाया जाए तो उस पर हर जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और वो कितना होगा g m बाई आर स्क्वायर। ये सुनो, और अगर मैं r2 डिस्टेंस दूर एक स्फेयर बना दूंगा, सेंटर पे वो मास रख दूंगा, तो वहां भी हर जगह पे इंटेंसिटी कितनी होगी, g m बाई r2 का स्क्वायर। हाँ, पहले वाले से अलग, लेकिन इस स्फेयर पे भी हर जगह सेम। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिक है। आप समझ गए होंगे, 5-10 मिनट में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंने कर दिए। बेसिक्स हैं यार, अगर ये आते हैं सब कुछ कर लोगे, ठीक है। बहुत मतलब क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत जेन्युइन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे फैंस नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए। मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि मेरे पास फैंस और लाइक वाइक के लिए मत आना। लाइक देखकर अच्छा लगता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि नाम बढ़ रहा है और ये सब, पर बेसिकली स्टूडेंट नहीं हुए तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। सीखो घर से, क्योंकि अगर आप नीट के एस्पिरेंट है, अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप एकेडमिक पढ़ रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो जहाँ फिजिक्स आपको जाननी है, अगर आप ये पॉइंट्स को ध्यान देते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो ना यार, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करो ना, देखो कि क्या इतने में ही सारे पॉइंट आ गए क्या, और क्या ये पॉइंट्स बता रहे थे। अगर आप किसी ने इस लेक्चर को सोचा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर क्या हो सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये आ गया कि किसी भी जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल पाओगे। वहां एक टेस्ट मास रखना आपकी आदत बन जाएगी, उस पर धक्का देखना आपकी आदत बन जाएगी, डायरेक्शन मिल गई। तो अगर 4 मास होंगे और अगर आपको किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दोगे। पहले वाले मास के कारण वहां पर डायरेक्शन के साथ इंटेंसिटी निकाल लोगे, दूसरे के कारण निकाल लोगे, तीसरे कारण फिर वेक्टर सम कर लोगे। वेक्टर पीछे पड़ा रखा है, रिजल्टेंट निकाल ही लोगे उनका, I1, I2, I3, वो जो 3 इंटेंसिटी है, ये उनका रिजल्टेंट निकाल लो। और हम बोलते कितना बड़ा वाला क्वेश्चन कर लिया। कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होते, सब इजी क्वेश्चन होते हैं। बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है। वो अगर मैं बोल दूं कि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक मास m है, यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर एक मास 2m है, यहाँ पर एक मास m है, यहाँ सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। फिर आप उसको किसी की सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन को रट रहे हो, फिर उसके बाद आप वहाँ पर एग्जाम में नया क्वेश्चन आ रहा है, फिर वो सोच रहे हो कि कौन से में था, उस पेज पे कैसे किया था। दिस इज़ नॉट द वे। द वे इज़ कि इस मास के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालूंगा, टेस्ट मास रखूंगा, यहाँ जो टेस्ट मास है ये वाला मास उसे अपनी ओर खींचेगा, ये हो गया I1, ये वाला मास इस टेस्ट मास को अपनी ओर खींचेगा, ये हो गया I2, ये वाला मास इस टेस्ट मास को अपनी ओर खींचेगा, ये हो गया I3, ये वाला मास इसे अपनी ओर खींचेगा, ये होगा I4। इनका वेक्टर सम कर दो, आंसर आ गया, खत्म। कोई नया क्वेश्चन आ गया तो भी यही करो, सुपरपोजिशन करना है। मेन ये है, लोग सोचते ही है मेन, ये कुछ नहीं है, फालतू है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ ध्यान दीजिए अगर आप रियली आप कुछ सीखना चाहते हैं। ये सुनो, तो मैं फटाफट समअप करता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जहाँ भी मासेस होंगे वो अपने आसपास के पूरे स्पेस को मॉडिफाई कर देता है और वहाँ पर आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिखती नहीं है, इसलिए उसे फिजिकली एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक टेस्ट मास रखना पड़ेगा, उस पर फोर्स लग रही है। और अगर फोर्स लग रही है, कोई तो लगा रहा है, वो जो अननोन वो फोर्स लगा रहा है वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए कई चीज़ें जो दिखती नहीं हैं उनको फिजिकली दिखाने के लिए हमें फोर्सेस दिखाने पड़ते हैं। इसीलिए शायद अगर कोई कहे व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं कहूँगा प्लेस अ पॉइंट मास एट दैट पॉइंट, place a point mass या test mass at that point, then determine the gravitational force on it, and ये फोर्स बताती है कि यहाँ पर इंटेंसिटी है।
और अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो फोर्स लगती। समझ में आ गया होगा। तो वो कौन है जिसने फोर्स लगाया? वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और वो कहाँ को फोर्स लगाएगी? आपको पता है जो भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं को लगेगा। यस और नो? और वैसा वर्सा जहाँ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से मैं पता लगा I = F/m0, जो कि यहाँ से पता लगा। और एक पॉइंट मास के कारण r दूर जो इंटेंसिटी है वो है Gm/r²। यस, वो डिपेंड कर रहा है सोर्स मास पे और डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यस, डायरेक्शन के लिए वहाँ पॉइंट मास रखो, देखो डायरेक्शन कहाँ को फोर्स लग रही है, वहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये एक और पॉइंट पता लगा। यस, ग्राफ मैंने आपको बता दिया किस तरह से है। और इसके अलावा मैंने बताया इसका सुपरपोजिशन भी कैसे हो सकता है और न्यूमेरिकल्स किस तरह से मॉडिफाइड वे में आ सकते हैं। और ये मुझे लगता है काफ़ी हो गया जो कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसे रिवाइज करिए एंड जो मैंने अभी लास्ट में कंक्लूड किया जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान दीजिए। अब जाते जाते एक पॉइंट और आ गया दिमाग में, तो वो भी सुन लीजिए। यस, I = F/m0। तो अगर कहीं पर I निकालना है तो वहाँ टेस्ट मास रख कर फोर्स निकाल कर फोर्स बाई मास टेस्ट मास करके I निकाल लेते हैं। वैसा वर्षा अगर कहीं पर I पता है, मान लीजिए यहाँ पर I पता है और किसी मास पे फोर्स चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कहाँ से निकल आएगा? फोर्स = जो भी वहाँ इंटेंसिटी है इनटू मास। तो जो भी वहाँ पर इंटेंसिटी, मान लीजिए यहाँ इंटेंसिटी कितनी आई है, तो इस मास पे कितनी फोर्स लगेगी? इस मास पे कितना फोर्स लगेगा? इस मास पे जो फोर्स लगेगा वो होगा I × m, क्योंकि I इंटेंसिटी में m मास पे कितना फोर्स लगता है? Im। कैसे आया? F = Im। आया समझ में? तो यहाँ से क्लियर हो गया। एक और चीज़, किसी भी I इंटेंसिटी में m मास को रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगता है? Im। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो I की डायरेक्शन होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। प्लीज़ एक एक करके वो 4 पॉइंट अलग करके लिख लेना कहीं कॉपी में जरूर लिखिए, उसे रिवाइज करिए। अगर आप इसे एक बार देख रहे हैं वीडियो को दैट इज़ इनफ, अगर आप साथ में कॉपी पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉपी पे नोट डाउन नहीं कर रहे तो इसी वीडियो को 1-2 बार देखें स्पीड बढ़ा कर, जब तक कि ये पॉइंट आपके पार्ट ना बन जाए। और जब ये इंफॉर्मेशन बाहरी ना होकर आपकी बन जाए तब तक आप ये समझिए आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस लेक्चर का। और जब ये इंफॉर्मेशन आपकी बन जाएगी आप न्यूमेरिकल्स अपने आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मुझे क्या करना है। स्टेप्स के पीछे जाइए एंड सीधा सॉल्यूशन रटे नहीं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।